देखो एक बना देता हूं ताकि ना आपकी तसल्ली हो जाए। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास नहीं है, बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस बताइएगा जी। आपने बुक वैल्यू बतानी है मुझे, आपने मुझे बुक वैल्यू बतानी है। बिल्डिंग की बुक वैल्यू, बिल्डिंग की कॉस्ट बताओ। बिल्डिंग की कॉस्ट 1000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं जी। इधर आएगा 550। अब ना दो चीजें हैं, या तो इसको बैलेंसिंग ले लो या एडिशन को ले लो, आपकी मर्जी है बच्चों। जो बच्चे एडिशन लेंगे सारा सर क्या उसका नाम है कॉन्सेप्चुअल मसला, सीधा सीधा कॉन्सेप्चुअल मसला है। क्यों भाई, बिजनेस पहले से चलता आ रहा है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों में पड़ी है, तो सर आप किस तरह एडिशन ले सकते हैं इधर। और भाई बात समझे हो, भाई बात समझ गए हैं, तो आपको इधर बैलेंसिंग क्या लेना पड़ेगा, बोलो शाबाश। इसलिए मेरे चांद आपको नोट लिखवाया है। इस तरह अगर ओपनिंग भी मिसिंग है और एडिशन भी मिसिंग है तो सर आपको फिर टी काउंट ना बनाओ। टी काउंट को बनाना क्यों है वैसे यार, जिस तरह हमने वो सीखा था ना यस 23, आपने कहा था सर बड़ा आसान हो गया है, समझ आ गई है आपको, टेबल का मकसद असल में समझ आ गया था IS 23 में कि भाई ये टेबल बनता क्यों है इधर, वो सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करना होता है इसलिए बनता है। जब चीज का मकसद समझ आ जाए ना फिर चीज आसान हो जाती है। अब मुझे बताओ भैया, टी काउंट बनाने से निकलता क्या है बताओ, कैश। तो जब पहले ही पता है कि भाई इधर से कैश आना ही नहीं है तो क्यों बना रहे हो, क्यों टाइम जाया कर रहे हो। यह है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। क्या है भैया यार, जब आपको पता है ओपनिंग में भी 70 है, क्लोजिंग में भी 70 है, तो क्यों ना इन है ना आउट है। और भी बात समझ रहे हो जी। अब मेरे भाई बस ये वर्किंग है जी 230। मैं कह रहा हूं ये वाहिद सवाल इस तरह का आया था पास पेपर में, ये वाला इस तरह का जिसमें ये था, वरना नॉर्मली टी काउंट्स बनते हैं, एडिशंस आती हैं जी। और जो पेपर में आएगा इंशाल्लाह उसमें भी एडिशन आएगी, ओके। तगड़ा सवाल आता है आजकल जी। बताएं जी इधर, ये है जी 230। वर्किंग का रेफरेंस दीजिएगा भाई, वर्किंग नंबर 7। डन मेरे भाई, एडजस्टमेंट्स भी कर ली आपने, एंट्री सारा कुछ कर लिया जो आपने करना था। अब कौन सा काम रह गया सर, ये है जी 213। क्या है भैया, इधर लिख दूंगा 213। क्लोजिंग में कितना आएगा 851। ले सर ये तो खत्म, कैपिटल में तो है ही कुछ नहीं, कैपिटल में तो है ही कुछ नहीं, ऑलरेडी खत्म है ये तो। और सही है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में प्लीज बता दीजिएगा भाई, ऑलरेडी खत्म है ये तो। इसमें असल में कैश वाली चीज एक डिविडेंड ही होती है ना, इसमें कैश वाली चीज असल में क्या होती है मेरे भाई, डिविडेंड होती है। क्या होती है सर, डिविडेंड होती है सर, वो है ही नहीं, तो लिहाजा बस यही फिर ओपनिंग हमने ले लिया। अच्छा नेक्स्ट बताएं, लोन। हाँ हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। बताएं बच्चों, इधर वजन आना है 200 का। बताएं लोन, क्रेडिट और कैश। बताएं फिर लोन आया होगा ना ड्यूरिंग द ईयर जी, रिसीट ऑफ लोन जी। अच्छा मेरी बात सुने, इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में आप मुझे बता दें तवज्जो से, जरा तवज्जो से, कितना कैश आना इधर। 18 लिख दूं इधर जी। नहीं सर ऐसे नहीं कर सकते, क्लोजिंग बैलेंस भी है इसका, लिखवाया क्यों नहीं। इसका क्लोजिंग है 13। कितना है भैया, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 18 रुपए का एक्सपेंस है, कितने का, लाइबिलिटी में जो पड़ा हुआ है वो 13 है, कितना है, तो भैया इसका मतलब 5 रुपए पे कर दिए होंगे। एक्सपेंस 18 का, 13 रुपए इधर पड़ा हुआ है ना, ये 13 पड़ा है क्रूड, ये लाइबिलिटी, ये साथ ही लिखवाना चाहिए था चांद। तो भैया 5 फिर हमने क्या किए होंगे पे, इंटरेस्ट पेड कितना है, ये बैलेंसिंग आएगा। आपको एक चीज समझ आ रही है, आपको एक चीज समझ आ रही है, C20 C20 C20, एक चीज समझ आ रही है भैया आपको कि टी काउंट्स बनते क्यों हैं, अल्टीमेटली हमने निकालना क्या होता है जी। वर्किंग नंबर कितना,
जी टैक्स बता दीजिएगा भैया जी। इधर देखो, एक मिनट बात सुनो भाई, एक मिनट बात सुनो, एक मिनट प्लीज मुतवज्जो होइएगा। आपकी लायबिलिटी थी ओपनिंग में 80 की, 13 का मजीद एक्सपेंस आया, टोटल लायबिलिटी बनी 93, जिसमें से क्लोजिंग में पड़ी है 85, तो 8 रुपए फिर पे किए होंगे ना आपने। ये क्या है भैया? वर्किंग नंबर सर, कितना आया भाई? पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इस डिब्बे का टोटल गौर से जरा, दो चीजें पॉजिटिव हैं एक नेगेटिव है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस जी 523 में से ये माइनस है, ये दोनों इसमें से माइनस, भैया एडिशन नहीं है, ये नहीं है जी। तो ये आंडा जी, इश्यूएंस नहीं है, ये नहीं है, ये तो रिसीट थी ना जी, रीपेमेंट नहीं है, डिविडेंड पेड नहीं है, तो ये 200 पॉजिटिव से जी। आप तीनों को ऐड करें, 4 सब बचे 438 प्लस 200 पॉजिटिव का माइनस है ही नहीं, 438 प्लस 200 कितना बना जी? आ गया जी। अच्छा जी, अच्छा भाई बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, इधर देखें, इधर बात सुने, एक नया सफा ओपन करें जी जी, रजिस्टर पे, रजिस्टर पे, रजिस्टर पे लिख लें। अगर किताब में जगह है तो किताब में जगह बना लो, चलो चलो रेशियोज के चैप्टर में लिख लो। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पढ़ाना कुछ नहीं है, पढ़ाना नहीं है कुछ, वैसे ही बस एक कुछ चीज बनवानी है। जी भैया रेशोस, हेडिंग दे दे बड़ी सी करके रेशोस, और इस तरह एक टाइमलाइन से बनानी है जिसके 4 हिस्से होंगे, 2 एक्सट्रीम्स होंगी, दरमियान में 2 हिस्से बनेंगे। 4 चीजें लिखने की कोशिश करनी है जी। आपके सिलेबस में 4 रेशोस हैं, कितनी है बच्चों? आपके सिलेबस में 4 रेशोस हैं, कितनी है भैया? जी लिखो 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 जल्दी भाई, रेशोस की हेडिंग दें, जो कहूंगा सिर्फ वो लिखना है भाई, बाकी तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर आप तस्वीर ले रहे होंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तस्वीर मत बनाएं इसकी, सही वक्त आने पे इंशाल्लाह तस्वीर बनाइएगा ना। रेशोस की हेडिंग, पहला पहला पॉइंट जी, पहला इस तरह टाइमलाइन बनानी है जिसकी 2 एक्सट्रीम्स होंगी, लेफ्ट और राइट पे, दरमियान में 2 चीजें आएंगी। पहला लिखें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, क्या
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। क्या बच्चों? जी भाई, बुक पे लिख लें, बेहतर है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। दूसरा है मेरे चांद वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आगे ना ये तीन, इस तरह तीन बातें करनी है, तीन बातें, इन्वेंटरी, डेटर, क्रेडिटर। वर्किंग कैपिटल में ना पॉइंट नंबर 2 है वर्किंग कैपिटल, तीन बातें लिखनी है, इन्वेंटरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स। आज आपका टेस्ट भी है, पता है? कर दिया भाई, कहते हैं वो तो इतना आसान था। हाँ हाँ जी। अच्छा भाई, वर्किंग कैपिटल में ना तीन चीजें, इन्वेंटरी, डेटर्स और मेरे मासूम दोस्तों क्रेडिटर। लिखो लिखो, शाबाश। दूसरा पॉइंट है मेरे भाई, वर्किंग कैपिटल में तीन चीजें, इन्वेंटरी, डेटर्स और क्रेडिटर्स। इनके नीचे मैं समझा रहा हूं भाई, इन्वेंट्री का ताल्लुक कॉस्ट ऑफ सेल के साथ है। लिख लें, अभी ना भी समझ आए तो लिख लें। बहरहाल इन्वेंट्री के नीचे लिखें इस तरह एरो सा लगा के, कॉस्ट ऑफ सेल। क्या चांद? डेटर के साथ इस तरह एरो सा लगा के लिखें क्रेडिट सेल। इस भाई डेटर्स क्यों आते हैं? क्रेडिट सेल की वजह से ना भाई, इन्वेंट्री की इशुएंस जो होती है वो कॉस्ट ऑफ सेल, समझ रहे हैं ना बात? क्रेडिटर्स क्यों होते हैं? क्रेडिट परचेजेस की वजह से, वरना कैश परचेज की वजह से तो क्रेडिटर्स नहीं होंगे ना। किसी भी कंपनी के क्रेडिटर, किसी भी कंपनी के जो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आते हैं, क्यों आते हैं भाई? उधार पे कोर एक्टिविटी वाली चीजें परचेज की हैं उन्होंने। डेटर्स क्यों आते हैं? उन्होंने सेल की है उधार पे, क्रेडिट सेल जिसे कहते हैं जी। ये तीन। उसके बाद तीसरा नंबर है जी लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो, इसमें दो दो चीजें बनेगी, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। अभी मैं समझा नहीं रहा मेरे भाई, मैं नहीं समझा रहा, अभी मैं नहीं समझा रहा आपको अभी। बस मैंने कहा था नया सफा खोलना है जिसमें बाद में ना चीजें समरी बनानी है हमने। लिक्विडिटी रेशियोज में दो चीजें, करंट रेशियो पहला और दूसरा क्विक रेशियो। फॉर्मूला वैसे आप लिख लें तो बड़ा मजा आ जाए। करंट रेशियो होती है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। समझा तो नहीं रहा, समझा नहीं रहा, सिर्फ फॉर्मूला लिखने को कह रहा हूं। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशियो को एक और नाम भी दिया जाता है एसिड टेस्ट रेशियो। वो आप टेस्ट करते थे ना केमिस्ट्री में, एसिड लिटमस टेस्ट, इस तरह की बातें, वो एसिड टेस्ट रेशियो। करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला भी सेम है, बस इजाफी काम एक और करना है जो मैंने हाईलाइट किया है। करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एक छोटा सा एडिशन कर लेना इसमें बस। नीचे क्या लिखा? बस इतना लिख लें, आइडियली ये ना 2 टाइम्स होनी चाहिए। करंट रेशो के साथ नीचे मैंने लिखा आइडियली 2 टाइम्स। इसका मतलब ये होता है करंट एसेट्स 2 गुना ज्यादा होना करंट लायबिलिटीज से, तो ये अच्छा समझा जाता है। और एसिड टेस्ट रेशो यानी क्विक रेशो आइडियली 1 टाइम। जितने एसेट्स हैं, जितनी लायबिलिटीज हैं उतने ही हो जाए तो ओके सीन है, ना ज्यादा ना कम। अच्छा, अगर आप ये समझे ना कि आज हमें समझ नहीं आई रेशियोज की, तो मैंने आज समझाया भी नहीं है आपको। समझाऊंगा तो समझ आएगी ना भाई, ये तो मैं नोटिंग का कह रहा हूं भाई। समझाऊंगा तो समझ आएगी ना, अभी तो समझाया ही नहीं है, इस पर टाइम लगाना है अभी तो। ये बच्चे, तुम अपना बताओ, बच्चों में ना डालो।
अगला है डेट सॉल्वेंसी रेशो। अच्छा, इसके फॉर्मूला अभी ना लिखें क्योंकि ना ये मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा। आप फॉर्मूला लिखते हुए परेशान हो जाएंगे कि रेशो का चैप्टर मुश्किल है, इसलिए मेहरबानी करें फॉर्मूलाज ना लिखें, बस सिर्फ लिखें चौथा क्या है, डेट सॉल्वेंसी रेशो। डेट मेरे भाई सॉल्वेंसी रेशो। आगे इस तरह शक्लें सी बना दे 1 2, लिखो कुछ ना, लिखो कुछ ना, लिखो कुछ ना। अगर लिखना भी है तो सिर्फ हेडिंग लिखो, फॉर्मूलाज नहीं लिखने, बात को मान के चलते हैं। डेट सॉल्वेंसी रेशो 1 2, डेट सॉल्वेंसी रेशो 1 और इंटरेस्ट कवर रेशो 2। फॉर्मूला ना लिखनी, फॉर्मूला नहीं लिखना, फॉर्मूला नहीं लिखना। अरसलान लिख लो भाई, लिख लो जी। इंटरेस्ट कवर रेशो मैं समझाऊंगा भाई, सब समझाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, है बिल्कुल। ये तो 2:25 पे छोड़ता हूँ ना, तो पहले तो नहीं छोड़नी ना, इसलिए फिर टाइम बचा तो मैंने कहा चलो। आज देखो ना 8-10 मिनट हमने वर्किंग कैपिटल पे लगा दिए, तो मैंने कहा वो तो जाया होगा, फिर यूटिलाइज भी तो करना था ना कहीं उसको, तो मैंने कहा उसको इधर लिंक करते हैं फिर आज। भाई ने कहा सर एक्स्ट्रा क्लास में रेशियोज करवाएंगे। नहीं मेरे भाई, एक्स्ट्रा क्लास में कुछ नया नहीं पढ़ाया जाता, एक्स्ट्रा क्लास में कुछ भी नया नहीं पढ़ाया जाता। वो वाले काम करते हैं जो कि जिस तरह एमसीक्यूज की डिस्कशन, जिस तरह कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने करने होते हैं। एक्स्ट्रा क्लास इंपॉर्टेंट, उसका नाम असल में ना एक्स्ट्रा क्लास में ना हम नया कुछ नहीं पढ़ रहे होते, इसे नाम देते हैं परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट क्लास का। किसका? एक्सट्रैक्स वाली मैंने तो कर दी, वो जुहेर को कहता हूँ कर देगा भाई। एक्स्ट्रा क्लास जो बच्चे, एक्स्ट्रा नहीं कहना, इसे नया नहीं मैं पढ़ाता, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दोबारा नहीं कहना आपने, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट क्लास नाम है इसका। अच्छा, दूसरी बात भाई, सुनो बात सुनो, क्लास लेना लाजमी है। अगर किसी का क्लैश है, सही है सर, तो आप ठीक है ना लें फिजिकल, ऑनलाइन लाजमी क्लास लेनी है। पिछली दफा ये क्वेश्चन जो अभी मैं करवाने लगा हूं, इसी तरह का क्वेश्चन पास पेपर में आया था, और ये वाला क्वेश्चन मैंने तकरीबन सेकंड लास्ट क्लास में करवाया था। किस क्लास में? बस वो बच्चों ने नहीं ली होनी फिर, सही। और जिन बच्चों ने ली उन्होंने कहा सर तकरीबन इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था जनरल एंट्रीज का। सही है सर, तो ये अब आपकी देखो जिम्मेदारी है इन सारी क्लासेस को लेना। भाई बात समझे हैं जी, सिलेक्शन नहीं करनी है आपने। अच्छा सर, जी भाई, लास्ट में सिर्फ 2 चीजें लिखनी है, डेट सॉल्वेंसी रेशियो और इंटरेस्ट कवर, फॉर्मूला नहीं लिखना। अच्छा, नीचे आके ना वर्किंग कैपिटल में जो 3 चीजें आपने लिखी हैं, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, असल में इनके डेज निकालने हैं, इनके फॉर्मूलाज लिख लें जल्दी से। ये जो वर्किंग कैपिटल है ना, जो वर्किंग कैपिटल है चांद, वर्किंग कैपिटल जो है, इसमें आपने 3 चीजें लिखी थी ना, इसमें 3 रेशियोज होती हैं। इनका जवाब नंबर ऑफ डेज में आता है, पहले भी आपको बताया था। ये वर्किंग कैपिटल अगर जगह है ठीक है, नहीं तो नीचे जाके लिख लो कहीं बड़ी सी हेडिंग देके वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जो नंबर ऑफ डेज आते हैं वो कैसे आते हैं? एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय 365 दिन। कुछ लोग इसको 360 भी लिखते हैं, वो भी सही है। क्रेडिटर डेज कैसे आते हैं? एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365 दिन। इन्वेंट्री डेज कैसे आते हैं? एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। कोई बच्चा एवरेज का मतलब बता दे, एवरेज क्या होती है जी? अकाउंटिंग के अंदर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, सही है सर, प्लस की बात कर रहा हूं। कैश फ्लो के सवाल कर रहे हो, रट्टा ना लगा लेना कहीं, चेन ले लेना, चेन ना ले लेना, चेन डिवाइडेड बाय 2 ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ओपनिंग में आपके पास डेटर्स है मेरे भाई 60 के, क्लोजिंग में 80 के, 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज बन जाएगा। डन मेरे भाई?
ओके सर जी, ओके सर। अब हम क्लास तकरीबन 25 मिनट बाद स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? 25 मिनट बाद। 25 मिनट काफ़ी है ना? नहीं अभी नहीं यार, अभी मगरों नहीं लाना जी। यार इसकी तस्वीर ना ही लो तो बेहतर है, ये परेशान हो गए फिर।